नमस्कार। देश आज आज़ादी का पर्व मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत उत्सव को लेकर देश भर में अलग खुशी और जश्न का माहौल है। 15 अगस्त का नाम सुनते ही जहन में आता है कि आज हम आज़ाद हैं। और माने भी क्यों नहीं, साल 1947 को आज ही के दिन इस देश ने आज़ाद हवा में सांस ली थी। इसी तमाम चर्चा के लिए और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को हमारे साथ मनाने के लिए मौजूद है स्टूडियो में हमारी गेस्ट कमांडर प्रियंका चौधरी। प्रियंका जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये कमांडर जो है वो आपके नाम के आगे कैसे लगा, कैसे ये जर्नी शुरू हुई और कैसे भारतीय सेना का जो आपने हौसला बढ़ाया वो कैसे रहा? तो ये प्रेरणा मुझे मेरी सिस्टर एनसीसी में कैडेट थी। जी। तो जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मैं उस फेज़ से निकल चुकी थी और जी। एनसीसी जॉइन नहीं कर पाई। जी। लेकिन जब भी उसको यूनिफॉर्म में देखती थी जी। तो लगता था कि ये एक तरीका है देश सेवा का जी। जो सबसे अलग है। जी। तो बस जब मौका मिला 2008 में नेवी का एक लॉजिस्टिक्स एंट्री निकला जी। और मैंने फॉर्म भर दिया और भाग्यशाली थी जी। कि भारत माता ने चुन लिया जी। और एसएसबी फेस किया और सिलेक्शन हो गया। तो जी। उन चुनिंदा लोगों में जबकि वैकेंसी कम होती थी और पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई नहीं था जी। देश सेवा यूनिफॉर्म में करने वाला, लेकिन सिर्फ मात्र उसकी प्रेरणा यूनिफॉर्म को देखकर जो अपने अंदर पैदा हुई, जी। बस उसी को प्रेरणा मानकर आगे बढ़ते चले गए और फिर नेवी ने सिलेक्ट किया और लॉजिस्टिक्स कैडर में मैं एज अ सब लेफ्टिनेंट 2009 में सिलेक्ट हुई जी। और ऑफिसर बनी। कितना मुश्किल होता है इस समय जब हम बात करते हैं कि ये पहली पोस्टिंग, क्योंकि नई नई हमको चीज़ें समझ में आती है और इस औहदे में जब हम नए होते हैं तो देश सेवा का जुनून होता है, कई तरह की चीज़ें होती है। तो कैसी रही आपकी पहली पोस्टिंग और कहाँ पर आपने अपने देश सेवा की? फौज में आपको, जैसा आपने बहुत जगह सुना भी होगा, जी। कि फौज एक लड़के को एक जेंटलमैन बना देती है। जी। तो वैसे ही जब हम गए थे तो मैं 22 साल की थी। मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपना ख़त्म किया और जैसे फ़ौज में जिस रॉ कंडीशन में हम गए थे, फ़ौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि आपको किसी भी सिचुएशन से फेस करने के लिए, वो मेंटल हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, इस तरह से वो आपको जो भी ड्यूरेशन है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जी। अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग होती है। तो 1.5 साल, 2 साल की हमारी जो ट्रेनिंग थी उसमें हमको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि हमें लगा ही नहीं कि हम पहली पोस्टिंग में जा रहे हैं जी। या हमें परेशानी आएगी तो हम क्या करेंगे। क्योंकि तब तक आपका फ़ौज जो भी अंग में आप होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जी। वो आपका एक परिवार हो जाता है। तो आपको लगता ही नहीं है कि आप पहली पोस्टिंग में जा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक गर्व की अनुभूति होती है कि अब आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे। जी। अब आप ट्रेनिंग फेज से निकल गए हैं, आपके कंधों पे वो सितारे आर्मी में पहनाए जाते हैं, हमारे यहाँ स्ट्राइप्स पहनाई जाती हैं जो गोल्डन कलर की होती है, जी। शाइन करती है। तो जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, आपकी हमारे यहाँ सीनियर्स कहते हैं कि आपकी हाइट जी। आधा इंच बढ़ जाती है, जी। क्योंकि आप उतना गर्व महसूस करते हैं। जी। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है जो फौज की ट्रेनिंग आपको देती है। तो लगा नहीं कि पहली पोस्टिंग है और जी। बहुत खुशी से हमने 2011 में वो पहली पोस्टिंग ली और नया नया काम सीखा, जोश था, क्योंकि अपनी चॉइस से फौज में गए थे, जी। किसी ने थोपा नहीं था। तो वो जज्बा अंदर से था, तो काम करने में बहुत अच्छा लगता था जी। और सुबह का पता नहीं होता था और रात का पता नहीं होता था। जी। अक्सर देखते हैं कि राजस्थान से आप हो, जी। अलवर में आपका जन्म हुआ। जी। तो एक ग्रामीण परिवेश है जो अलवर में हम देखते हैं कि आज से 10-15-20 साल पहले बहुत जी। काफ़ी ग्रामीण परिवेश रहा। महिलाओं को जहाँ हम देखते राजस्थान में घूंघट प्रथाएँ रही हम्म। और उस दौर से एक महिला के लिए एक बड़ा टास्क, क्योंकि जब आप कह रहे हो परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसके बाद वहाँ पर निकलना और आर्मी जैसे जगहों पर जाना, तो कितना कैसी जर्नी रही है सब चीज़ों की, एक महिला के तौर पर कितने संघर्ष रहे? अ, इसमें थोड़ा मैं भाग्यशाली हूँ कुलदीप जी। भाग्यशाली इस तरह कि मुझे इस तरह का पृष्ठभूमि परिवार में मिला कि जहाँ बचपन से मैं बहुत छोटी थी। मुझे याद है जब मैं 5-6 साल की होती थी तो हमारा परिवार एक जॉइंट परिवार फैमिली हुआ करता था। उसमें चाचा, ताऊ सबके बच्चे होते थे और मेरे बाबा, जनरली जो ग्रैंडफ़ादर जी। होते हैं उसको बाबा कहते हैं। जी। तो बाबा मुझे हमेशा कहते थे कि मेरा बेटा बड़ा होके ऑफ़िसर बनेगा। जी। तो मेरे दिमाग में वो अपब्रिंगिंग बचपन से थी कि मुझे कुछ बनना है। जी। बड़ा होके मेरे पास स्कोप है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जी।
तो मुझे लगा ही नहीं कि लड़कियों में कोई डिफरेंस है या लड़के लड़कियां अलग होते हैं। जी। तो मैं उस परिवेश में थोड़ा भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। फिर माता पिता का सहयोग ऐसा रहा कि उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं। हालांकि जी। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं और मैं जी। उसकी तैयारी भी कर रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी इच्छा बताई कि पापा मैंने फॉर्म भर दिया है जी। और मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया है, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो आप जाइए। जी। तो बहुत कन्विंस लकीली मुझे नहीं करना पड़ा। लेकिन हाँ, आप जो कह रहे हैं वो स्थिति आज भी है। बहुत लड़कियों को ये संघर्ष करना पड़ता है अपनी चॉइस की चीज़ें करने में, और विशेषतर यूनिफॉर्म सर्विस के लिए जाने में, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं डरता है जी। कि अगर ये चले गए तो किस तरह सर्व करेंगे, कहाँ रहेंगे, हमसे दूर हो जाएंगे, पारिवारिक स्थितियों का क्या होगा, परिवार को कौन देखेगा, ये भावनाएं हैं। लेकिन देश बदल रहा है, जी। अब परिस्थितियां अलग हैं। और जिस परिवेश में फ़ौज पहले थी, जी। फ़ौज भी अब काफ़ी बदल गई है और टेक्नोलॉजी बेस्ड फ़ौज हो गई है। आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो ज़माना नहीं है जब फ़ौजी बॉर्डर पे चला गया या जी। अपने बेस में चला गया तो वो जब छुट्टी आएगा तभी आप उससे बात करेंगे। जी। तो मुझे लगता है अब डरने की कोई बात नहीं है और आप जी। आसानी से जा सकते हैं। आप बात करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि आप पोस्ट पर हो और घर वालों को इस बात की फ़िक्र है कि हमारी बच्ची कैसी होगी? कभी बात करने के लिए लालायित होते हो और फिर उस दौर में जब हम देखते हैं कि आप जिस पोस्ट पे, आप जिस जगह पे आप गए, मुश्किल जी। होता है कि परिवार से बात कर पाना, और फिर कई तरह के मिशंस होते हैं, कई तरह की हुँ। ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। इन तमाम चीज़ों पर कई तरह के परिवार को किस तरीके से संतुष्ट कर पाते हैं कि हाँ, मैं ठीक हूँ? देखिए ये कॉन्फिडेंस परिवार में फिर अगेन मैं कहूँगी कि फ़ौज से आ जाता है। जी। क्योंकि फ़ौज आपका इतना अच्छे से परिवार का देखभाल करती है जब आप ऐसे मिशन पर जाते हैं जहाँ आप आउट ऑफ नेटवर्क होंगे। तो नेवी में भी जब शिप्स किसी मिशन पे जाते हैं तो हमारे पास सी में कोई नेटवर्क नहीं होता है, ओपन सी में। लेकिन पीछे कुछ लोग हमारी टीम से होते हैं जो परिवार की देखभाल के लिए रहते हैं। अगर उनको कोई समस्या पीछे से आती है तो वो उनको देख लेते हैं। हाँ, ये संतुष्टि उनको नहीं रहती है कि मेरा बेटा या बेटी हुँ। से मैं बात कर पाऊँ। वो हमको बहुत रेयरली ही कभी चांस मिलता है कि हम नेटवर्क में आ गए जी। तो हमारी ये बात हो जाती है। अदरवाइज़ इस तरह से वो पूरी तरह से निश्चिंत होते हैं कि हमें अगर कुछ ज़रूरत पड़ी पीछे से जी। तो हमें कौन देखेगा, जी। ये समस्या वहाँ नहीं रहती है। जी। इसके लिए पूरा फ़ौज एक परिवार की तरह काम करता है और बंधा रहता है, तो वो परेशानी जी। नहीं होती है। और वो समझ जाते हैं जिस दिन आप फ़ौज ज्वाइन करते हैं जी। जी। कि अब वो देश के नाम है। जी। जब उनको वक्त मिलेगा जी। तो वो अपने आप आपसे संपर्क जी। करेंगे। हमारे दर्शकों ने ये तो देखा होगा कि अक्सर गोवा बीच हम चले जाते हैं, जी। मुंबई में कई जगह हम जाके चले के आ जाते हैं। बीच सुंदर दिखता है दूर से, पास से भी सुंदर लगता है। समुद्र की गहराइयों तक आप गए हो, कैसा अनुभव होता है? और एक सेना के तौर पर जब आप एक बड़ी ज़िम्मेदारी के तौर पे वहाँ पर मौजूद हो, उन सीमाओं पर डटे हो, कितना कैसा टास्क होता है? और क्या समुद्र में कितनी उथल-पुथल होती है उस दौर में जब आम आदमी नहीं देख पाते? अ, देखिए सिनेमा से अलग होती है वो नेवी जिसमें हम काम करते हैं। जी। ये वो नेवी नहीं है जिसमें एक बहुत सुंदर सा शिप होता है, जी। क्रूज़ होता है, उसमें अच्छे-अच्छे से रूम्स होते हैं। हमारे यहाँ शिप जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं वो उनको इसीलिए हम वॉर शिप्स कहते हैं, क्योंकि वो लड़ाई के लिए बनाए गए शिप्स हैं। जी। तो उसमें हमारी प्रायोरिटी है उस पर लगे हुए सुरक्षा वाले उपकरण। जी। उसमें चाहे आपके सैटेलाइट्स हों, चाहे आपके रडार्स हों, आपकी गन्स हों, मिसाइल्स हों, एमिनिशंस हों, इंजन हो, बहुत और तमाम तरह की जी। चीज़ें होती हैं। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी पे आपका आ जाता है अकोमोडेशन। जी। तो हमारे जो रूम्स होते हैं, अगर आपने ट्रेन के बंक्स देखे हैं, जी। उतना हमारा बेड होता है। जी। और सी बहुत ही ब्लू नहीं होता है जब आप सेल कर रहे होते हैं जी। ओपन सी में। इसकी स्टेट 5, 6, 7 तक होती हैं, जिसको हम नेवी की भाषा में कहते हैं, जिसमें बहुत शिप हमारा रोल पिच करता है। मतलब बहुत आप कहेंगे कि वो हिलोरे लेता है। जी। और उस वक्त आप जो खाना आपने खाया होता है पेट के जी। अंदर, वो सब मुंह के द्वारा बाहर होता है। तो जनरली जितने क्रू होते हैं उन सब के लिए अलग अलग जगह पर आपको बकेट्स वॉमिटिंग के लिए हम लोग रख जी। देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा शिप होता है उतनी रोलिंग कम होती है। लेकिन ऑफ कोर्स हर तरह के वॉरशिप्स नेवी में होते हैं, जी। तो कठिनाइयाँ होती हैं, आपको फिजिकल भी होती हैं।
लेकिन देश सेवा सर्वोपरि है जी। और हमारी ट्रेनिंग, तो उससे ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, एक सामान्य आदमी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बहुत मज़ेदार वाला सीन नहीं लगेगा आपको जब आप एक वॉरशिप में होंगे। जी। वैसे तो भारत की सारी जब 3 सेनाओं की बात करते हैं, उनका जी। सबका योगदान बराबर का है। लेकिन जब-जब हमने देखा कि 65 का युद्ध हो या उसके बाद जितने भी तमाम युद्ध हुए हैं, उनमें हमेशा अब जब आँखें होती हैं, वो दूसरी आँख नेवी की तरफ होती है। ऐसी क्या उपयोगिता है कि नेवी की तरफ हमेशा सबकी निगाहें होती है, चाहे से थल सेनाएँ कितनी युद्ध लड़ें? देखिए, मैं फिर से कहूँगी कि सेना के हर अंग का अपना महत्व है, बट नेवी की तरफ आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो नेवी का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा जितना लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है वो सी के थ्रू मूव होता है। जी। चाहे आप क्रूड ऑयल ले लें या बड़े जितने भी आपके आइटम्स हैं, देशों की जो बेसिक मैक्रो जो आप लेवल पे अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो वो चलती है समंदर के थ्रू। जी। अगर और हमारे देश की स्थिति आप देखें, जी। मैप को अगर आप देखेंगे तो इंडियन ओशन एक ऐसा एरिया है जिस पे हर देश अपना राज करना चाहता है। जी। तो उस कंडीशन में फिर नेवी का हमारा रोल बहुत ही अहम हो जाता है। और प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट है, इसको आने के बाद हमारी पुरानी नेवी जब 2009 में मैंने ज्वाइन किया था, और अगर आज 2025 की नेवी अगर हम जी। देखें, जब मैंने रिटायरमेंट लिया है, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी। फ़र्क इस तरह कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे, जो शिप्स हम बनाना चाहते थे, वो प्रोजेक्ट्स अटके हुए थे किसी अप्रूवल की वजह से, किसी टेक्नोलॉजी अप्रूवल की वजह से, किसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र्स की वजह से। जी। वो इस सरकार में आने के बाद गति मिली है और वो बढ़ गए हैं। आप आए दिन देखते हैं न्यूज़ में कि जी। ये शिप कमीशन हुआ है, आज 3 शिप कमीशन हुए हैं। एक जी। बार तो हमने 3 शिप्स, सबमरीन और 2 तरह के शिप्स एक साथ कमीशन किए थे। जी। तो ये फ़र्क है एक सरकार की इच्छा शक्ति में, जब वो महत्व समझती है जी। कि सेना का महत्व, कौन से अंग को कितनी महत्वता देनी है, जी। तो उसमें काम बढ़ जाता है। तो आज की नेवी, हम कहेंगे कि नेवी हमेशा से टेक्नोलॉजी ड्रिवन थी, जी। लेकिन आज के तारीख में हमारे पास फिजिकल एसेट्स अलोंग विद टेक्नोलॉजी जी। बहुत बढ़ गए हैं। तो हमें किसी भी तरह से देशवासियों को आज की तारीख में परेशान या चिंता करने की जी। कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा ही है। जी। और ये तो हर फोरम पे हमारे तीनों चीफ ने कहा है जी। कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। जी। इस तरह का कोई भी ऑपरेशन सेना अकेले नहीं कर सकती है। और टेक्नोलॉजी और मेड इन इंडिया और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हमने इस वॉर में देखे हैं, जी। जो कि अलग अलग फोरम पे लोगों ने डिस्कस किए। जी। उसके बारे में तो सारा देश आज जी। बात कर ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की और जब हम देखते हैं कि एक सफलतापूर्वक मतलब बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि हमने अचीव किया है उसको सब जी। चीज़ें। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारत के योद्धाओं के और सेना के जो पराक्रम थे वो काफ़ी खास रहे। 2009 में आपकी पोस्टिंग रही, उसके बाद से सरकारों में बदलाव हुआ है। अक्सर जब चर्चाएँ होती हैं तो एक नाम ज़रूर आता है, मोदी का गवर्नेंस कैसी रही? उस दौर में आज तकरीबन 10 साल तो पूरे हो चुके हैं। कैसा आपको बदलाव नज़र आता है कि एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर उनके आने के बाद काफ़ी चीज़ों में बदलाव हुआ है? सेना की सहूलियत कितनी बदली है? पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे एसेट्स बढ़े हैं, वो एसेट्स सिर्फ इसलिए बढ़े हैं क्योंकि उनको सरकार से पुश दिया जा रहा है, जी। जो अटके हुए थे। और नए प्रोजेक्ट्स उतनी तेज गति से अप्रूव किए जा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ये समझ पा रहे हैं कि इसकी कितनी ज़रूरत है हमारे देश को। हमारा देश कितने तरह से डिप्लोमेटिकली किस सिचुएशन में है, कहाँ सिचुएटेड है, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें जिस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, उस अगर महत्व को कोई समझेगा तभी इस तरह की गति प्रोजेक्ट्स को दे पाएगा। जी। दूसरा, कभी भी सैनिकों को वो सम्मान पिछली सरकारों में नहीं मिला है। जी। सरकारें ये करती थी कि सैनिक है, इनको तनख्वाह तो मिलती है, जी। इसलिए ये लड़ाई करते हैं। हमने कई बार सुना भी है, वो मनोबल गिराता था जी। सेना का। कभी किसी ने शाबाशी का नाम सेना को नहीं दिया था। जी। हम बचपन में भी देखते हैं कि माता पिता अगर एक बार पीठ से थपथपा देते हैं तो जी। हमारा जोश दुगना हो जाता जी। है। जी। तो उसी तरह हम देश के प्रधान को भी देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो प्रशंसा करते हैं जी। देश की सेना की और उनके कार्य को महत्व देते हैं,
कि ये अच्छा कर रहे हैं और इनको इस चीज़ की ज़रूरत है और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे जी हैं, तो मनोबल तो ऊपर जाएगा ही। तो जितना अकोमोडेशन से रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत समस्याएं थी पहले, जी फॉरवर्ड एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में परेशानियाँ थी, जी वो इस गवर्नमेंट ने आने के बाद में उसको इम्पोर्टेंस दी, जी उसको आगे बढ़ाया और उसी का नतीजा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। जी ये बिना कॉन्फिडेंस के नहीं आता है, बिना रिसोर्सेज के नहीं आता है, जी बिना मोटिवेशन के नहीं आता है। जी प्रियंका जी, ऐसा कोई किस्सा ड्यूटी के दौरान कभी आपको लगा हो कि बहुत कुछ बड़ा हो गया, या फिर कभी कभी सेना का एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप आदमी को लगता है कि यहाँ आर पार बस हो जाए, तो कोई ऐसा किस्सा आपको याद हो ड्यूटी के दौरान कि लगा हो कि आज ये आखिरी दिन, आप बस लड़ लेना है, कुछ हो जाए? देखिए, क्योंकि नेवी अभी हमने डिस्कस किया कि नेवी का ऐसा मेरे लाइफ टाइम में शायद मैं उतनी सौभाग्यशाली नहीं थी जी कि ऐसा कोई अपफ्रंट वॉर हमने किया हो, लेकिन पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस, जी ब्लॉकेजेस, इसके लिए हमेशा शिप्स को तैयार किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी फुल प्रूफ यूज़ होती है और नेवी के शिप्स उसके लिए बने हुए हैं जी और हमारे ऑफिसर्स और जो सेलर्स होते हैं उनका टेक्नोलॉजी में कोई सानी नहीं है। जी तो ऐसा बहुत बार सिचुएशन आई और हमने फेस भी किया, जी लेकिन उसको एक स्पेसिफिक तरीके से डिस्क्राइब ना करके मैं ये कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन में आप बेसिकली ज़्यादा कुछ ना सोच के जी बस यही ध्यान में रखते हैं कि आर पार तो हो जाए जो हो जाए, लेकिन इसका नतीजा हमारे पक्ष में होना चाहिए, जी उस तरफ आप कदम बढ़ाते हैं। और हमेशा हमारी तीनों सेनाएं और स्पेशली नेवी जहाँ जहाँ पार्ट लिया है, हमने वो सफलता हासिल की है। प्रियंका जी, जहाँ हम बात करते हैं देश के, कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं देश की सेनाओं में, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब हम जितने भी एक्स आर्मी पर्सन से मिलते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अक्सर उनकी शिकायतें बहुत होती हैं कि कई सारी चीज़ें जो उनको उनके रिटायरमेंट के बाद मिलनी चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए, वो एक इंश्योर मिलना चाहिए कि ये होना चाहिए ताकि उनका परिवार गुजारा सब चीज़ें ठीक हो सके। ऐसी को आपको क्या लगता है कि क्या वाक़ई में इसकी ज़रूरत है? क्या बदलाव की ज़रूरत है इन सब चीज़ों देखिए, इसमें सरकारें आती हैं, वो विभाग बना देती हैं, एक आदमी बना देती हैं, उसको दायित्व दे देती हैं करने का, फिर वो बदल जाता है, में? दूसरा कोई आदमी आता है, तो वो जो उस पोस्ट पे बैठा है, जब तक उस आदमी के अंदर ये भावना नहीं आएगी कि मुझे जिस कार्य के लिए यहाँ बिठाया गया है, मुझे वो काम करना कितना ज़रूरी है और मैं वो काम किसके लिए कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो भावना की कमी अभी हमारे समाज में है। जी, चाहे आप पॉलिटिकली देख लें, तो नेता भी जहाँ ओकेजन होता है वहाँ सैनिकों को मेंशन करेंगे, लेकिन अगर वही सैनिक उनके पास जाएगा, उनसे समय मांगेगा, तो वो बात नहीं करेंगे उनसे जी, और समस्या को सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो दर्द जो है, वो सिस्टम में वो आदमी को बिठाना चाहिए जो उससे गुजरा हुआ है, जी, शायद तभी कुछ इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। और ये एक समस्या, सामाजिक समस्या है, मुझे लगता है जी, कि सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा हमें अपनी सोच में बदलाव करना पड़ेगा। हम सोशल मीडिया पे तो बहुत सेना के लिए जी, सम्मान देते हैं और जो ओकेजनल हमारे अंदर देशभक्ति जागती है जी, कि 15 अगस्त आया और 26 जनवरी आया और हम लोग देशभक्ति गाने चलाते हैं और जी, गाड़ियों पे तिरंगे लगा लेते हैं। जी, देशभक्ति वो नहीं है। जिस दिन देश का सैनिक रिटायरमेंट के बाद अपने आप को खुश महसूस करेगा जी, कि मैंने सेवा दी है और 4 लोग मुझे मेरी सेवा का सम्मान कर रहे हैं और मैंने इन लोगों के लिए देश सेवा की है जी। और ये लोग अच्छे हैं, उसके लायक थे, ये समाज उसके लायक था, जिस दिन उसके अंदर ये भावना आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि फिर एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस सब आर्मी की। में एक बड़ा इशू आ रहा है कि अगर कोई वीरगति को प्राप्त होता है या फिर है ना, तो ऐसे सिचुएशन में एक सरकारों की ओर से सरकारी नौकरी में प्रावधान है, हुँ, अनुकंपा नौकरियां उनको मिलती है, हुँ, लेकिन आर्मी में अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है देश में। अगर हम सेंट्रलाइज देखें तो राजस्थान में शायद पिछली सरकार ने इसको शुरू किया, लेकिन कोई वीरगति को प्राप्त होता है, उनके परिवार को नौकरी, सरकारी नौकरी का प्रावधान नहीं है।
तो इस तरीके के जब अभाव देखते हैं तो वो काफ़ी विचलित होते हैं, उनके काफ़ी तरह की परेशानियाँ होती हैं। क्या ज़रूरत है कि इसको तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, अगर आपको किसी की सहायता करनी है, उसका मनोबल बढ़ाना है और आर्थिक सहायता के लिए ही हम ये सब जो आइडियाज़ हैं वो प्रपोज कर रहे हैं, तो अगर हमको यही सब करना है तो उसके लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती कि अनुकंपा के बेसिस पे हम बाकी जो फोर्सेस के जो पैरामीटर्स हैं जी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके हम किसी को सिर्फ इसलिए जॉब दे दें क्योंकि वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उसके लिए पूरा सम्मान हमारे दिल में है। जी, लेकिन और ऐसा होता भी है, अगर वीर गति को प्राप्त होते हैं सैनिक और कोई ऑफिसर, तो उनकी जो विडो होती हैं, जी, उनके लिए हमारे पास तीनों सेनाओं में एंट्री होती है। जी, उनको इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद उनको अफसर बनाया जाता है और आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी देखे होंगे सोशल जी, मीडिया पे। अगर उनके बच्चे भी जॉइन करना चाहते हैं तो उनको इसी प्रोसीजर से जाना है। जी, इसके लिए प्रोसीजर में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि बहुत पहलुओं पे चेक होने के बाद आप एक फ़ौजी बनाते हैं, क्योंकि फ़ौज का वो बंदा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, जी, फिज़िकली फिट होना चाहिए, तभी वो सेना का एक प्रोडक्टिव पार्ट बन पाएगा। जी, तो ये पहलू तो उसकी जांच करनी पड़ेगी और अगर ऐसा हम एक प्रावधान लेकर भी आ जाएं कि वो कुछ परसेंटेज उसको रिजर्व कर दिया जाए और प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम उनको अगर प्रेफरेंस दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी। अब जिस काम में आप रहे हैं, नेवी के अंदर आपने बताया कि वहाँ महीनों-महीनों तक मालूम नहीं चलता है। जी। तो उस माहौल में और जब आप कह रहे हो कि वहाँ हिचकोले खाता है जहाज़, तो उस मेंटल हेल्थ के लिए क्या कुछ रहता है उस समय? क्या आपके पास क्या होता है? क्योंकि वैसे तो टाइम मिलता नहीं होगा, देश सेवा से फुर्सत नहीं होती। लेकिन फिर भी जब इस तरीके के वहाँ पर माहौल होता है, तो उस समय अपने आप को बहलाने के लिए, अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या? देखिए, स्ट्रेस उस वक्त होता है, साथ में आपके कोर्समेट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो सब एक फैमिली होते हैं। उसके बाद भी कभी कभी आप जब बहुत लंबे समय तक दूर होते हैं तो याद आती है जी, परिवार की। आखिर में सब ह्यूमन बीइंग है, तो गाने सुन लिए जाते हैं। कोई गुन सबके पास अपने गाने होते हैं जी, या कुछ किताबें जी। जिसको पढ़नी आपको पसंद होती पसंद है हैं, किताबें? वो किताबें पढ़ लेते हैं। जैसे जनरली मैं फिक्शंस वगैरह नहीं पढ़ती हूँ, कोई जी, बायोग्राफी पढ़ ली, जी, कोई नॉन फिक्शन बुक जी। जिसका सब्जेक्ट अच्छा हो, कुछ गाने गुनगुना लिए, तो बस इसी तरह टाइम पास हो जाता है। कोई ऐसा गाना जो फौजी का आप सबसे फेवरेट काम है कि वो कानों में जी, ईयरफोन लगा के दौड़ने चला जाता है, तो जी, अपने शिप पे ही लोग दौड़ लेते हैं जी। इधर उधर। कोई ऐसा गाना, कोई ऐसी नगमा जो आप अक्सर गुनगुनाते थे वहाँ पर, जो वो आपको याद दिलाते हो वहाँ के माहौल को? माहौल में तो मुझे लगता नहीं है फिट हो पाएगा, बट हाँ, ये गाना मैं हमेशा ही गुनगुनाती रहती हूँ जब भी मैं खाली बैठती थी। तो अ, बहुत ही पुराना और बहुत ही बिल्कुल अच्छा आपने गाना है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, क्या बात है। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। क्या बात है, बहुत खूब है। हमारे तो यहाँ बहुत नायाब गीत हैं, जी, पुराने, जी, और नए तो मुझे नहीं पसंद आते, बट पुराने जी। गाने मैं काफ़ी सुनती हूँ। जी। हम सेनाओं में देखते हैं कि एक बड़ी कई तरह की चीज़ें हैं। जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में देख लीजिए, जहाँ पर सेना के अधिकारी कोई काम से जा रहे हैं, छुट्टी पर है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार आते हैं। हुँ, कई वीडियोज़ आपने देखे हुँ, कभी पुलिस वाले उनको उठाकर जेल में रख देते जी, हैं। और जो कि मुझे जहाँ तक मालूम है कि शायद 2 ऐसे केसेस होंगे, रेप या फिर मर्डर वाला, मर्डर। जिसमें उनको नहीं, लेकिन छोटी-छोटी बात में गाड़ी अड़ा दी, उसमें पुलिस उसको उठाकर ले जाती हुँ। है। तो सेना का जो अपमान है, हम देखते हैं कि वो सिर्फ़ नेता नहीं, प्रशासन भी उन पर उतर आया है। तो आपको क्या लगता है उसमें कितना क्या बदला? देखिए, ये जब भी कोई फ़ौजी देखता है, तो उसका दिल रो पड़ता है कि मैं इतना देश सेवा के लिए जब वो अपने परिवार को दरकिनार कर देता है, अपने बच्चों की पढ़ाई का उसको पता नहीं होता, बूढ़े माँ-बाप का उसको पता नहीं होता है, उसके बावजूद वो हँसी-खुशी देश सेवा में होते हैं। उसके बाद इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, तो इसके पीछे 2 ही तरह के कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो ये कि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं। जी, हमें लगता है कि फ़ौज में लोग
मस्ती कर रहे हैं, जी क्योंकि वीडियो इस तरह के सोशल मीडिया पे कुछ लोग जी फ्लोट करते हैं कि फौजी लोगों को बस ड्यूटी करनी होती है और फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं, अच्छा जी राशन मिलता है और वो सो जाते हैं। जी लेकिन वो परेशानियाँ, क्योंकि हमारे पास में लिमिटेशन होती है ना, हम शिप्स पे फ़ोन कैरी करते हैं, जी तो हम आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं दिखाएंगे, और हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस है, हम वो कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से आपको नहीं दिखा जी सकते, तो वो सच कभी सामने नहीं आ पाता। तो वो पूर्वाग्रह जो लोगों के अंदर होता है, जी उससे ग्रसित होने के कारण वो उनके साथ करते हैं कि ये तो एटीट्यूड में है जी और इनको थोड़ा फिट करते हैं। जी दूसरा मुझे लगता है कि समाज या प्रशासन जो है वो पॉलिटिकली थोड़ा साउंड और बैकिंग होती है, उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है शायद। जी मुझे लगता है कि उनको लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जी ये तो चला जाएगा, तो फौजी है, जी अभी 4 दिन को आया है, तो फिर वो उनके उसको परिवार के इजी साथ भी। टारगेट लगता है, मुझे लगता है। जी क्योंकि फौजी जनरली, आपने अभी रिसेंट इंसिडेंट भी देखा हो अगर, पंजाब का भी, स्पाइस जेट वाला, स्पाइस जेट का भी। जी पंजाब में जो एक कर्नल साहब के जी साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि फौजी बहुत डिसेंट उनको नज़र आता है, इसलिए इजी टारगेट लगता है। जी लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि आप एक उस आदमी को छेड़ रहे हैं जो इतना डिसेंटली काम कर रहा है, जी वो जब तक बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन जिस तरह स्पाइस जेट वालों ने एक ग्रुप बना के एक सिंगल ऑफिसर के ऊपर अटैक किया, जी तो जब उस ऑफिसर ने रिटेलिएट किया तो उन्होंने फिर फॉल्स नैरेटिव चला के उनकी जो इमेज है, और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि पूरी डिफेंस फोर्सेस की इमेज को उन्होंने धूमिल करने की कोशिश की थी। हालांकि सच बाद में सामने आ गया, जी और एंटायर पूरा सीसीटीवी फुटेज जब लोगों ने देखा तो लोगों को भी समझ आ गया कि कहानी क्या है। लेकिन इस तरह की भावना जब तक लोगों के अंदर होगी, सम्मान मिलना चाहिए, मुझे हाँ, लगता है। वो नहीं होगा। हालांकि कुछ अच्छे इंसिडेंट्स भी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री प्रशंसा करते हैं, जी वो हर दिवाली सैनिकों के साथ मनाते हैं। मैंने नहीं देखा पहले कोई प्रधानमंत्री दिवाली के टाइम जी ऐसे जाते थे। और बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री जी को देख लीजिए, वो भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये सम्मान नीचे तक क्यों नहीं आ रहा है, ये हमको कहीं ना कहीं जांचने की या परखने की ज़रूरत है। कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पे वंदे मातरम और जनगण मन और भारत माता की जय करें, या वो हमारे दिल में हो, और जब कोई सैनिक हो या सैनिक की वीरांगना हो, जी उनको परेशानी में देख के उनकी मदद के लिए हमारा हाथ बढ़े, तो मुझे लगता है वो ही सच्चा भारत माता का पुत्र या पुत्री होगा। जी अदरवाइज तो जी आज तकरीबन 80 साल होने को है और देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में क्या हम आज़ाद है? क्या आपको लगता है कि अ, उससे जो हम पहले थे, गरीबी थी और तमाम तरह की चीज़ें थी, कई तरह के दबाव थे, जातिवाद, तमाम तरह की चीज़ें रही। हम देश ने गुलामी में कई तरह झेली। 80 साल बाद भी क्या आपको लगता है कि हम आज़ाद हैं? आज़ादी को जब हम कहते हैं कि आज हम आज़ादी मना रहे हैं, क्या आज़ादी पूरी है या अधूरी है? मुझे तो आज़ादी अधूरी ही लगती है, क्योंकि हम पराधीन थे। जी मेरे शब्दों में अगर आप मुझसे पूछें तो हम पराधीन थे, हम स्वाधीन हुए हैं, जी अपने हिसाब से सब चला रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र अभी भी नहीं है। जी बौद्धिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम जी अभी भी वेस्टर्नाइजेशन को मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। जी हम पश्चिमी संस्कृति को अपनाते हैं और खुश होते हैं कि हम मॉडर्न हैं, बट मेरे विचार में मॉडर्नाइजेशन ये नहीं है। दूसरा, जातिवाद जातिवाद की बात नेता करते हैं, और मुझे लगता है कि वो जो वायरस है जी वो समाज में अंदर तक फैला हुआ है। नेताओं को वो वोट चाहिए तो उन्होंने समाज को बांट दिया है, जी लेकिन वो समाज पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है वो आज हम देख रहे हैं। जी हर जगह सोशल मीडिया पे, हर जगह न्यूज़ चैनल्स में, जब भी कभी इलेक्शन आएगा तो आपको एक एरिया में 10-15 तरह की जातियां बता दी जाएंगी, जिसमें जी से आप भी नहीं जानते होंगे कि इतनी जातियां हैं बिल्कुल। मेरे एरिया में। जी फिर आपको 5 नहीं पता चलेंगी। जी तो हर स्तर पे ये बांटने की कोशिश हो रही है। जहाँ बौद्धिक विकास हमारा होना चाहिए था, बच्चे हमारी संस्कृति को जानने चाहिए थे, जी वहाँ हम ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जी संस्कृत जानते नहीं है। हमारे बच्चे फ्रेंच सेलेक्ट करते हैं, जी जापानीज सेलेक्ट करते हैं, जी कुछ और लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी रूट्स हैं हम उनको भूल गए हैं। और मुझे लगता है रूट्स को भूल जाएंगे तो पेड़ ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए इससे पहले कि पेड़ हिलने लगे, जी
हमें थोड़ा जड़ों को मजबूत करने की आवश्यकता है। जी। मेरे एक किस्सा था जहाँ पे एक आर्मी पर्सन थे, वो रिटायर्ड थे। तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने कहा कि हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी पर्सन हमारे साथ, उन्होंने एक बात मुझे दोहराई कि आर्मी पर्सन कभी रिटायर्ड नहीं होते, उनके पीछे एक्स नहीं लगाते हैं। जी। तो आर्मी पर्सन कभी रिटायर्ड नहीं होते, क्या प्रियंका चौधरी रिटायर्ड हुई? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कुछ इलाकों में जहां पर पाकिस्तान की बमबारी हुई, वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने उनको बॉर्डर ही क्रॉस नहीं करने दिया, उन मिसाइलों को वहीं तबाह कर दिया। लेकिन वहां पर मौजूद पुराने जो पूर्व सैनिक है, तमाम लोग थे, उनके परिवारों ने कहा कि हमें बंदूकें थमा दीजिए। तो क्या प्रियंका चौधरी में वो जुनून है, क्या वो अभी भी, या रिटायर्ड हो चुकी? एनी टाइम जब तक सांसें हैं। जी। क्योंकि फौजी रिटायर, वंस अ सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर, ये हमारे यहाँ कहावत है। और जो आप एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपका वो लाइफस्टाइल आपके ब्लड में हो जाता है। जी। जब भी आप कुछ गलत होता हुआ देखते हैं, आप अगर एक सिविलियन होंगे, नथिंग अगेंस्ट सिविलियन, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सिविलियन अगर होंगे तो आप उसको आंख बंद करके आगे निकल जाएंगे कि छोड़ो यार, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। बट एक फौजी होगा, वो जरूर टोकेगा उसको, एक बार रुकेगा। मैं कल ही का इंसिडेंट बता रही हूँ, मैं कहीं से निकल रही थी, ट्रैफिक जैम हो रहा था, तो जो इनकमिंग लेन है वो पूरी जैम थी, और जो आउटगोइंग लेन है उसमें भी एक भाई साहब ने आके अपनी गाड़ी लगा दी। तो मैं आधे घंटे के बाद बड़ी मुश्किल से आगे निकल कर आई, और जब मैंने उनको देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने शीशा उतार के नीचे करके कहा उनसे कि भाई साहब, शक्ल से तो पढ़े लिखे नजर आते हैं, आपको दिख नहीं रहा कि आप जाने वाली लेन में खड़े हैं? और उनकी धर्मपत्नी साइड में बैठी थी, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि बहन जी थोड़ा तो आप भी बता सकती हैं इनको। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे को गलत बात पे टोकना भी अगर शुरू कर दें, तो धीरे धीरे समाज में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी बहुत बार कहा है अपने वक्तव्य में कि हम हमेशा अधिकारों की बात करते हैं, और फौजी हूँ इसलिए ज़्यादा अधिकारों पे ध्यान नहीं जाता है, कर्तव्य पे ध्यान जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हमें सिटीजन है, अधिकार तो अच्छी बात है, आपको बहुत सालों से पढ़ाया गया है, घोट घोट के पिलाया गया है कि मेरे अधिकार है, मेरे अधिकार है। थोड़ा सा कभी कभी हम कर्तव्य के बारे में भी सोच लें कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने देश के लिए, जिससे ये समाज और आगे आने वाली पीढ़ी मुझसे कुछ सीख पाए और थोड़ा बेहतर जगह बन पाए, जहाँ आने वाली पीढ़ियाँ अच्छे से अपना जीवन बिता पाए। प्रियंका जी, यूथ अब धीरे धीरे चीज़ों को लेकर देख रहा है, और हम देख रहे हैं कि आर्मी के अंदर जितने नौजवान जा रहे हैं, जैसे हमने देखा कि सेना के अंदर नई भर्तियां हुई है ना, और जब इन तमाम चीज़ों पे है, तो एक यूथ जो स्तर पे है, हमने देखा भारत में, जैसे वो आज छुपा हुआ लोगों से नशे की तरफ, ऑनलाइन गेमिंग, ठगी, तमाम तरह की गलत चीज़ों की तरफ चली जा रहा है, चाहे से उसकी वजह टेक्नोलॉजी हो या कुछ और हो। आपको एक मैसेज के थ्रू आप उन लोगों तक वो बात पहुंचाए, क्योंकि आपने वो दौर देखा है जहाँ मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स शायद उस समय नहीं आए थे, और उस समय चीज़ें इतनी नहीं थी। उसके बावजूद आदमी मैदान में जाकर जब मेहनत करता है, इनसे निकल के किताबों में मेहनत करता है, तो आगे बढ़ता है। तो वो नौजवानों को, उस पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बचपन में मेरे पापा हमेशा क्या कहा करते थे, और मैं हमेशा ये सेंटेंस सुन के बड़ी हुई हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको आसानी से मिल जाए, समझिए कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो आज जो सोशल मीडिया पे परोसा जा रहा है, वो एक सिर्फ क्लिक अवे मटेरियल है जो आपको अवेलेबल हो रहा है। तो आपको माता पिता के रूप में, या आप खुद अगर युवा हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो समय मैं दे रहा हूँ, क्या ये मेरे पास लौट के आएगा? मैं जो, अगर ड्रग्स के भी कोई आदी हैं बच्चे, मैं जो ये कर रहा हूँ, इससे मेरा शरीर खराब हो रहा है, मेरा परिवार खराब हो रहा है, और मेरा वो ज़रूरी समय जिसमें मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, अपने जीवन को दिशा दे सकता हूँ, वो निकल जाएगा। तो माता पिता को विशेष रूप से, क्योंकि सब व्यस्त हो गए हैं, हम आजकल सक्सेस को मॉनेटरी लिमिट में तोलने लग गए हैं कि कौन कितना ज़्यादा कमाता है। हम सक्सेस के असली मायने ही भूल गए हैं कि अगर आपने एक अच्छे समाज का, अच्छी पीढ़ी का निर्माण किया है, तो वो सफलता होनी चाहिए। तो सफलता की परिभाषा लोगों को, मुझे लगता है कि सही करनी पड़ेगी, और माता पिता को भी थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए
निकालना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उनके बच्चे किसकी संगत में हैं, जी क्या कर रहे हैं। और उनको, क्योंकि फौजी हूँ, आपको लग सकता है थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, जी बट उनको वही चीज़ दीजिए जिसकी उसको ज़रूरत है। इसलिए नहीं दीजिए क्योंकि आजकल वो ट्रेंड है, जी ट्रेंड के हिसाब से ना चलें। और माता पिता हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है जी कि आपको एक पीढ़ी को खड़ा करना है जो समाज में कुछ योगदान करने के लायक बने, ना कि समाज में एक बर्डन बने। जी तो जी। ये महिलाओं के तौर पर, आप एक महिला है तो नारी शक्ति के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब आप पीढ़ी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हर परिवार की एक, चाहे से आप उसे पीढ़ी का हो या फिर उस परिवार की सीढ़ी का हो, ये तमाम उस महिला से निकलती है जो महिला उस घर के अंदर है, चाहे से बहू हो या बहन हो या बेटी हो। तो महिलाओं के लिए आपका क्या एक संदेश है नारी शक्ति के तौर पर आपसे? नारी शक्ति को भी ये समझना है कि नारी शक्ति में विमेन एम्पावरमेंट वो नहीं है जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है। विमेन एम्पावरमेंट वो है जिसमें आप परिवार को साथ लेकर वो सब कर सकती हैं जिसको करने की आपके अंदर क्षमता है। जी तो जैसे एक अच्छी माता होके, एक अच्छी पत्नी होकर भी आप देश सेवा करती हैं, कर सकती हैं यूनिफॉर्म पहनकर, जी या बिना यूनिफॉर्म के, एक टीचर के तौर पर, एक वकील के तौर पर, एक डॉक्टर के तौर पर। जी लेकिन वो बैलेंस करना आपको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा। सिर्फ काम के पीछे आप भागेंगी जी तो जहाँ बैलेंस बिगड़ा, परिवार खराब हुआ, और उसी वक्त आपकी नारी शक्ति, जी जिसके कि 7 आयाम होते हैं, वो डगमगाने लगते हैं। जी और वो बैलेंस तो इनबिल्ट हर नारी के अंदर होता है, लेकिन धीरे 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 हम जो समाज की होड़ है जी उसके अंदर कहीं गुम होते चले जाते हैं और भूल जाते हैं। जी मुझे लगता है अपना पैशन फॉलो करिए, जी लेकिन साथ में अपना परिवार, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए, और अपने जो संतान है, अपने जो बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम डिवोट करिए। वो स्ट्रेस बस्टर भी होता है, जी और आप जाने अनजाने उनके साथ समय बिताते हुए बहुत सी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ लेते हैं। जी। एक संदेश आप 15 अगस्त पर देशवासियों के लिए? अ, आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हम उस फेज़ से गुज़र रहे हैं। तो देशवासियों से, इंक्लूडिंग मी, मैं यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम एक ऐसे नागरिक बने जो एक अच्छे समाज को का निर्माण करें, और इस देश को फिर से विश्व गुरु की तरफ ले जाने के लिए हर वो मेहनत करने की कोशिश करें। और देखिएगा, धीरे 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 एक एक कदम बढ़ाकर हम उस आयाम तक पहुंच जाएंगे, और फिर हमें गर्व महसूस होगा, ये कहते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों से, कि हम इस संघर्ष का हिस्सा थे जब ये विश्व गुरु भारत फिर से उस आयाम पर पहुंच रहा था। जी। तो हमारे साथ थी कमांडर प्रियंका चौधरी जी, जिनसे हमने जाना कि भारतीय सेना में रहते हुए क्या कुछ उन्होंने अपने इस जीवन के सफ़र को जिया है। और देश की जब हम बात कर रहे थे आज़ादी का हम अमृत महोत्सव है, तो एक-एक उस सेना के ऑफ़िसर हो, उस सेना में सैनिक हो, तमाम हर आदमी की उतनी ही ज़िम्मेदारी है जो हम देखते आए हैं। और तमाम इन चीज़ों पर इस बात से सिर्फ़ फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या, कौन और कहाँ पर तैनात है, लेकिन देश की तमाम सरहदों पर ये अपने जी जान लगाकर, अपने परिवार की परवाह के बगैर हम तमाम लोगों की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। और जैसे हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और उन्हीं बातों के साथ लगातार देश भी इन तमाम शूरवीरों को देखकर उससे प्रेरणा लेने की कोशिश भी करेगा। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।